हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए बस आपका जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये परीक्षाएं ली जाएंगी और आपने किसी भी विषय से आवेदन किया हो, किसी भी क्लास के लिए आवेदन किया है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 भाग होने हैं। पहले भाग में लैंग्वेज क्वालिफाइंग, जिसमें 30 प्रश्न होंगे और उसमें 9 प्रश्न कम से कम आपको सही करके आने हैं। ये केवल क्वालिफाइंग होगा, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो पार्ट 2 और पार्ट 3 से बनेगी। पार्ट 2 जो कि जीएस का पोर्शन होगा और इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। इसमें करंट अफेयर के भी प्रश्न होंगे, स्टैटिक जीके के भी प्रश्न होंगे और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसकी उम्मीद आपने शायद अब तक न की हो, जिसकी प्रिपरेशन आपने अभी तक शायद नहीं की हो। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 80 से ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि जीएस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो जीएस में कुल मिला के 40 प्रश्न होंगे जिसके लिए ये वीडियो है और इसमें हमने कुल 80 से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल किया है। वीडियो को और लंबा नहीं करना था, नहीं तो इसमें प्रश्नों की संख्या हम बढ़ा भी सकते थे, लेकिन फिलहाल पूरी की पूरी सीरीज चल रही है तो प्रतिदिन आप लोग इसको वॉच जरूर करें। बहुत कम समय में टू दी पॉइंट और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अब प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा वो रहेगा मोहम्मद यूनुस। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। देखो क्या हुआ था, वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया था। ये तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक का पारित हुआ था, ये 1935 में पारित हुआ था। तो इसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए किया गया था। एक्चुअली में जो काम सीएम करते हैं, चीफ मिनिस्टर वर्तमान में, वही काम तब प्रधानमंत्री करते थे। तो बिहार में जो प्रधानमंत्री का पद था, यानी कि बिहार में जो मुख्यमंत्री बने वर्तमान के हिसाब से, उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, जरूर नाम याद रखना। तो दोस्तों, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस भी मनाया गया था। राखी बंधन दिवस ये आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया था। तो ये मनाया गया था दरभंगा में। और कब मनाया गया था? तो अगस्त 1905 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? कौन सा ऐसा जिला था जिसको अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? तो ये था सारण। ठीक है, जो सारण जिला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1929 में शामिल हुए। देखो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे फैक्ट आपको पूरा वीडियो देखने के बाद जुड़ते हुए नजर आएंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए और बहुत सारी चीज़ें तो आपको वीडियो के ख़त्म होते होते बिल्कुल याद होनी शुरू हो जाएंगी। मुजफ्फरपुर बिहार में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में, और इसको शुरू किया था सैयद इमदाद अली ने। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो ये है द बिहार हेराल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को शुरू किया। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब तक हुआ? 1984 तक हुआ। लगभग 110 सालों तक इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया, लेकिन 2015 से ये फिर से प्रकाशित होना शुरू हो गया। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 से फिर से स्टार्ट किया है और वर्तमान में ये जो द बिहार हेराल्ड प्रकाशन समूह है, इसके अध्यक्ष हैं दिलीप सिन्हा। क्या नाम है? दिलीप सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष और गठनकर्ता थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था वो सोनपुर में हुआ था, 1929 में हुआ था। सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका गठन किया गया था। सहजानंद सरस्वती ही इसके जो है अध्यक्ष थे और सचिव के तौर पर काम कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था? तो लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो ये सभा भी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही गठित की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पटना लान, ये जो पटना लान है, अगर आप शिक्षक बन जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको भी जो नियुक्ति पत्र होगा वो गांधी मैदान में ही दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है यहाँ पर।
तो पटना लान का नाम गांधी मैदान कब किया गया था, ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों याद रखना कि पटना लान का नाम गांधी मैदान किया गया था महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व महात्मा गांधी जी के सम्मान में ये जो पटना लान था इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है। 1922-23 में मुंगेर जिला जो है, मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मिलकर 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। ये जो किसान सभा है इसकी औपचारिक स्थापना कब की गई? 4 मार्च 1928 को। किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1929 में सोनपुर मेले में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद, सचिव बने थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। इसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन बने थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। इसका उद्गम तिब्बत से होता है और ये नदी अपना जो रास्ता है उसको बदलती रहती है, अपना जो पथ है उसको बदलती रहती है, जिसकी वजह से जब बाढ़ आती है इसमें तो बहुत ही तबाही मचती है, जिसकी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों से और करूँगा कि अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि उत्तरी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? मैं पहले बता देता हूँ कि इसका उत्तर कोसी नदी नहीं बनेगा। तब उत्तरी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिए, इसका उत्तर आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बताइए। तेलहर कुंड जलप्रपात ये बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर जिले में है। और कैमूर जिले में जो भभुआ उधौरा मार्ग है वहीं पर मिलेगा आपको तेलहर कुंड जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना कि गया में स्थित है ब्रह्मयोनी हिल। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर होगा इसका पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कुल मिला के 13 जिले। ठीक है, तो बिहार का जो उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक जिले हैं और जिलों की संख्या यहाँ पर 13 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। जोन 1 में आता है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, जोन 2 में आएगा उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, जोन 3A में आता है दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और जोन 3B में आता है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। तो बिहार में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इनकी संख्या है 4, ये आप याद रखेंगे। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? सोन और गंगा नदी का जो संगम होता है बिहार के पटना में होता है। गंगा नदी जो है ये बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है एग्जाम में कि गंगा नदी जो है कहाँ से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है? तो बक्सर के पास चौसा में। ठीक है, गंगा नदी बिहार की सीमा में प्रवेश करती है कहाँ से? बक्सर के पास चौसा में। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो दोस्तों याद रखना कि सोन नदी का जो उद्गम है वो गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश से। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बिहार का कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये है राजगीर। ठीक है, जो 5 पहाड़ियाँ हैं उनके नाम हैं विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयागिरी, स्वर्णगिरी और वैभागिरी। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक नहरों से सिंचाई होती है? तो ये है आपका भोजपुर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बिहार की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब आपको पता ही है कि ये होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी जो प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है? तो सोन नदी। ठीक है, इसी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है और ये पटना में जाकर गंगा में समाहित हो जाती है। बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प नामक मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प
ये जो मिट्टी होती है ये पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगी। अब प्रश्न ये भी बनेगा कि बिहार में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की मिट्टी बिहार में पाई जाती है। इसके नाम होंगे पीडमोंट स्वैम्प, दूसरा है तराई मिट्टी और तीसरी है गंगा की जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन होगा जयप्रकाश नारायण पुल, जिसको आप जेपी सेतु या जेपी ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण पुल ये बना हुआ है गंगा नदी पर। यह पटना सोनपुर को जोड़ता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या इसको बांगर भी कहते हैं, बांगर सीमेंट मत समझना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना में, गया में, रोहतास में, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में, इतनी जगहों पर बांगर जो मिट्टी होती है ये पाई जाती है। ठीक है। किस जगह पर कोसी नदी गंगा में मिल जाती है? तो कुर्सेला कटिहार में जो कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है वो गंगा में जाके मिल जाती है कुर्सेला कटिहार में। इसके बाद है कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? कौन सा जिला है जो कि धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला नहीं है? तो ये है आपका रोहतास। कौन सा जिला है? रोहतास। देखो दोस्तों, बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार की जो संरचना हुई है अगर उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें मिलती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की जो प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानें हैं, इनकी जो संरचना है वो बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारों में पाई जाती है, जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। और वहीं पर विंध्य संरचना बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। जो विंध्य संरचना है वो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका जो विस्तार है वो सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक घने लेकिन पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये है पटना। लगभग 99 किलोमीटर तक बहती है गंगा नदी पटना में। तो बिहार का पटना जिला जिसमें गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है, कितना? 99 किलोमीटर। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसकी संख्या है 12। ठीक है। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? 12 जिले स्थित हैं। इनके नाम है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो दोस्तों बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है आपकी कछारी मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है पूर्णिया में होता है। और एक प्रश्न यहाँ पर और भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों त्रिवेणी नामक नहर है ये चंपारण जो जिला है उसी से संबंधित है, यानी कि सिंचाई सर्वाधिक यहाँ पर जो चंपारण में होती है वो त्रिवेणी नहर से होती है। और त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जो गंडक नदी के, ठीक है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर बन जाएगा गंडक नदी। तो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर तक गई है, यानी कि ये जो नहर है वो कितनी लंबी है? तो 100 किलोमीटर लंबी है। और 1909 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? मैंने आप लोगों से पूछा था कि उत्तरी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है गंडक नदी जो है इसे उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं? तो एक तो कर्मनासा है, दूसरी गंडक है, तीसरी घाघरा है, यानी कि 3 नदियां हैं जो कि यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती हैं। इसमें कर्मनासा का जो उद्गम है वो विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है, गंडक का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ियों से, घाघरा का उद्गम होता है हिमालय स्थित नाम्पा नेपाल से। अगला क्वेश्चन होगा किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है? तो बिहार की जो दामोदर घाटी परियोजना है इसकी साझेदारी है पश्चिम बंगाल के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी। ठीक है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी और ये 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला क्वेश्चन होगा पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है?
जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता था कि जो आपका पूरा पूरा बंगाल था, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये एक ही प्रांत होते थे। तो 1912 में बिहार और उड़ीसा जो था ये अलग हो गया था 1912 में। इसके बाद उड़ीसा जो था वो अलग होता है 1936 में। इसके बाद बिहार भी झारखंड में बट गया था कब, 2000 में। ठीक है, तो बिहार का जो अंतिम विभाजन हुआ था वो 2000 में हुआ था जब झारखंड बना था। झारखंड जो था वो बिहार का 45.85% ज़मीन लेकर अलग हुआ था। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। बिहार के किस सुप्रसिद्ध वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत को छोड़ दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और इंडिया डिवाइडेड नामक एक किताब भी लिखी गई है। किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और ये भी माना जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था उसमें इतनी किताबें थी कि उसको जलने में लगभग 3 माह का समय लगा था। यकीन मानिए कि ये भारत की इतनी बड़ी क्षति थी कि उसको जो है मतलब वो पूर्ति हो ही नहीं सकती है। भारत का संपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो सारे इसने जला के खाक कर दिए थे। तो इसके लिए तो बद्दुआ ही निकलती है। 1193 से 1203 के बीच मध्य बिहार पर इसने जीत हासिल की थी। इसके बाद इसने अपना नीचता और नंगापन स्टार्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो जो उत्तरी बिहार है उसका प्राचीन नाम था वज्जी। वज्जी संघ का नाम आपने सुना होगा। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला मानी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वत्स की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौशाम्बी में थी वत्स की राजधानी। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अवंती की राजधानी थी जय महास्मती। ठीक है, उज्जैन महास्मती तब एक ही था, मालवा मध्य प्रदेश। ये अवंती की राजधानी थी। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसे हराया था? तो हुमायूं को हराया था। कब हराया था? 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई हुई थी, जिसमें शेरशाह ने किसको हरा दिया था? हुमायूं को हरा दिया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? अब देखो ये 16वां अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछा जाता है। या तो पहला पूछा जाता है या तो 16वां। तो पहला हुआ था 1906 में। ये कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। 16वां हुआ था 1921 में। कहाँ पर हुआ? तो हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, तो ये बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, इनको आप याद रखना। पहला वाला 1906 पटना, 16वां वाला 1921 हजारीबाग। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके गए थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। तो क्या हुआ था कि इसमें ये जो किंग्सफोर्ड था ये तो बच गया था, लेकिन कुछ अच्छे लोग इसमें मारे गए थे, कुछ अच्छे अंग्रेज मारे गए थे। प्रफुल्ल चाकी ने तो बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उनको फांसी दे दी गई थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा कि बांकीपुर जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, लेकिन आगे चलकर इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, गंगा शरण सिंह आदि शामिल रहे थे। आगे चलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? मैंने बताया था आप लोगों को कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहले एक ही प्रांत में आते थे। तो इनकी जो दीवानी थी वो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। कब? 1765 में 12 अगस्त के दिन। बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपया दिया और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी, ऐसा उसने वादा किया था। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 12 मार्च 1576 को अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। याद रखिए कि तब तक जो है क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा जो थे वो बंगाल से अलग हो चुके थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो वही बख्तियार खिलजी। वैशाली की नगरवधु, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसका नाम था आम्रपाली और इसने गौतम बुद्ध को अपनी आम का जो बगीचा थी उसको दान कर दिया था। इसके शासनकाल से संबंधित है तो लिच्छवी, जो लिच्छवी गणराज्य था
तो वज्जी संघ से संबंधित। तो वैशाली की जो नगर वधु थी वो संबंधित है वैशाली से, वज्जी संघ लिच्छवियों से। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए थे? सबसे पहले जो सिक्के चले थे भारत में कहाँ पर चले थे? तो याद रखिए कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सिक्के चलाए गए थे। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था और ये ज़्यादातर उसमें चांदी से बनते थे। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने। आपको पता ही है कि 544 बीसी में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश में बिंबिसार की हत्या कर दी गई उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा, उसकी हत्या कर दी, और अजातशत्रु की हत्या कर दी गई उसके पुत्र उदयन के द्वारा। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। यानी कि इसके पहले क्या हुआ था कि जो बिंबिसार था, मगध के राजा तो तीनों थे, लेकिन मगध की राजधानी बिंबिसार और अजातशत्रु के समय कहाँ पर थी? तो राजगीर थी। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ कि जब उदयन सम्राट बना तो उसने राजगीर से जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र में लाकर स्थापित किया। पाटलिपुत्र जो था ये गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया गया था। ठीक है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो ये था घनानंद। इसी को समझाने के लिए आचार्य चाणक्य तक्षशिला से चलकर मगध पहुंचे थे, लेकिन घनानंद ने उनका घोर अपमान किया। आगे का इतिहास आपको पता है। बिहार का पहला रामसर स्थल ये कंवर झील को माना जाता है। इसको कंवर ताल भी कहते हैं। और ये किस ज़िले में स्थित है? तो बेगूसराय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि बिहार का जो पहला रामसर स्थल है कौन सा है? तो कंवर झील है। ये किस ज़िले में स्थित है? यानी कंवर ताल या कंवर झील ये किस ज़िले में स्थित है? तो बेगूसराय में। और कंवर ताल भारत का 39वां रामसर स्थल है। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूँगा और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न ये है कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? इसका उत्तर आप फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका उत्तर सही होगा मैं उसको जो है पिन कर दूंगा। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बन रही है? तो दोस्तों ये बन रही है बिहार में। ठीक है, और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसकी तुलना में जो समस्त वन क्षेत्र है उसका प्रतिशत है 7.84%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य में वनावरण 7.84% है और वृक्षावरण कितना है? 2.49%। कुल वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या हो जाती है 10.32%। यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में वनावरण और वृक्षावरण का कुल प्रतिशत 10.32% है। ठीक है, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है पश्चिमी चंपारण और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है कब? 1978 में हुई। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 893.73 वर्ग किलोमीटर। एक है यहाँ पर भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य। पूछा जाता है कि भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में। स्थापना कब होती है? 1976 में होती है। क्षेत्रफल कितना है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से कम यानी कि 681.99 वर्ग किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं वो भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। कई सारे स्रोत हैं जो कि गर्म जल के स्रोत माने जाते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई जिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क लगभग मतलब 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। ये अनुमान लगाया गया है। तो जमुई जिला तो भैया सोने का बना हुआ है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार मिलता है? तो अभ्रक का भंडार मिलेगा आपको जो है गया और नेवादा में। और नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से शुरू की गई है? तो मोतिहारी से। नेपाल की पहली बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में मोतिहारी से स्टार्ट हुई है। तो मोतिहारी से लेकर आमलेखगंज नेपाल पेट्रोल उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। याद रखिए कि ये जो मोतिहारी आमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है ये दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। तो दक्षिण एशिया की पहली है तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, इसका उत्तर आपको नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने सेशन को ध्यान से देखा है तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो बताइए कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल से संबंधित है? और भारत में प्रथम
जो सिक्के थे वो कहाँ पर चलन में आए थे? तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप चाहें तो प्रतिदिन जो क्विज है उसको भी आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। ये वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com। और अगर आप चाहें तो इस PDF के लिए आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो PDF है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है। आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।